गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा, राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या की नगरी से सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं सबसे धारदार और शानदार डिबेट शो महादंगल। इस वक्त सरयू किनारे मेरी मौजूदगी है। सरयू नदी जिसने अपने सामने भगवान श्री राम को यहीं से वनवास के लिए जाते देखा, यही वो सरयू नदी है जिसने भगवान श्री राम का राज्याभिषेक भी देखा। यही सरयू नदी है जिसने ये भी देखा कि 500 सालों तक कैसे राम भक्त भगवान श्री राम के भव्य राम मंदिर के लिए लगातार लड़ते रहे, अपनी जान तक गंवा दी। यही सरयू नदी है जिसने भव्य राम मंदिर बनते हुए भी देखा। लेकिन यही सरयू नदी आज उन तमाम रामद्रोहियों से ये सवाल कर रही है कि इतने लंबे अरसे के बाद जब राम राज्य का जो सपना था वो साकार हो रहा था, तो फिर राम के नाम पर लूट करने की जरूरत क्या थी। फिलहाल आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। आपको बता दें राम की पैड़ी का ये पूरा का पूरा हिस्सा है। हालांकि एक वक्त इस तरह की तस्वीर भी देखने को मिलती थी जब यहाँ पर रंगाई पुताई तक के लिए सरकारें तैयार नहीं होती थी। आज भव्यता यहाँ की जरूर बढ़ चुकी है, लेकिन उसी भव्यता के साथ बहुत सारे सवाल भी मौजूदा वक्त में खड़े हो गए हैं। रामद्रोहियों पर शिकंजा कैसे कसेगा, ये सबसे बड़ा सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। आज की बड़ी खबर आपको देते चलें। सबसे बड़ी खबर यह है, पुलिस की टीम घोटालों की जांच कर रही है और जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। चढ़ावा घोटाले को लेकर सियासी तापमान लगातार बढ़ा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खासतौर से अयोध्या कूच का ऐलान कर दिया। अयोध्या जब पहुंचे तो यहां पर होटल में ही उनको नजरबंद किया गया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। एक तरफ राजनीति का तापमान चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ घोटालेबाजों को लेकर कई सवाल मौजूदा वक्त में पूछे जा रहे हैं। 8 घोटालेबाज इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन चंपत राय और उनकी टीम को लेकर कई सवाल मौजूदा वक्त में कायम हैं। चंपत राय ने पहली बार इस पूरे मामले में अपना मुंह खोला है। आपको बताते चले उनकी ओर से ये कहा गया है कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। हालांकि चंपत राय इस बात को जरूर मानते हैं कि यहाँ पर देखरेख का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर था, लेकिन अपने आप को पूरी तरह से गुनाहों से मुक्त करार देने में चंपत राय लगे हुए हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा? चंपत राय ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन उनके इस्तीफे को ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहा है स्वीकार? क्या ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए? तभी जो राम के भक्त हैं उनका विश्वास और ज्यादा प्रगाढ़ होगा, गहरा होगा। एसआईटी की टीम माना यह जा रहा है 1 हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट है उसको मुख्यमंत्री को सौंप देगी। एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें हैं, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर आज इसी सरयू के तट से बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले आज दिन भर क्या हुआ, बयानों के बाण एक दूसरे पर कैसे दागे गए हैं, ये रिपोर्ट देखिए। गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है। राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। वो एसआईटी जांच तो प्यादों को पकड़ने की और बड़े बड़े लोगों को टाइम देने की कि माल ठिकाने लग जाए, ये सारी कवायद थी। कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में इन्होंने बंद करके रखा हुआ है मुझे। राजनीति दर्शन करने में राजनीति है क्या? मैं एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। सनातन विरोधी लोग हैं, केवल जुलूम बयान देकर के तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित है, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। प्रभु राम तो जग नियंता है, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है।
और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। एबीपी न्यूज एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं जिसके जरिए आपको समझ में आएगा कि क्या इस मामले को लंबे अरसे से छिपाने की कोशिश की जा रही थी। सूत्रों से एबीपी न्यूज को जो बड़ी जानकारी मिली है, आपको बताते चले, एक तरफ लगातार जहां जांच हो रही है, वहीं सूत्रों से हमें जानकारी मिली है श्री राम जन्मभूमि परिसर में 27 मई को ही चोरी का मामला सामने आ गया था। इस दौरान पुलिस ने लवकुश मिश्र, अनुकल्प मिश्र, करुणेश पांडे, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्र, अविनाश शुक्ला, इन 6 के खिलाफ जांच शुरू कर दी थी। इनको पकड़ा भी गया था। ये सब 27 मई की बात हम आपको बता रहे हैं। चंपत राय बड़े ही नाराज होकर एफआईआर दर्ज कराने पहुंचते हैं। इसी दौरान अनिल मिश्र चंपत राय की किसी से फोन पर बात कराते हैं और चंपत राय तल्ख तेवर दिखाते हुए पुलिस के पास से लौट जाते हैं। और इसके 10 दिन के बाद आपको बताते चले 7 जून को सपा नेता पवन पांडे ने इस मामले को उठाया था। 8 जून को अखिलेश यादव की ओर से पोस्ट किया गया और उसके बाद पूरे मामले ने ऐसा तूल पकड़ा कि विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। नीतीश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। लगातार इस तरह की जानकारी, खुलासे जो सामने आ रहे हैं, नीतीश हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। ये जो बड़ा खुलासा, ये तो मई का ही मामला है, 27 मई का, और इस बात की जानकारी थी चंपत राय को। वो जाते हैं पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने और उसके बाद मामला गोलमोल हो जाता है। यही तो बड़ा सवाल है कि जब चंपत राय जाते हैं इस मामले को कहीं ना कहीं बड़ा मामला बनाने या फिर उनके खिलाफ तहरीर देने, तो फिर किसका फोन आता है, किससे बात होती है और फिर बैकफुट पर क्यों आ जाते हैं और फिर इतने दिनों तक ये मामला आखिर सन्नाटे में क्यों चला जाता है। फिर एक पोस्ट आता है विपक्ष के लोगों के द्वारा और फिर सक्रिय हो जाते हैं, फिर जांच होती है और फिर 8 जो नाम सामने आते हैं उनमें से 6 नाम तो पहले से ही थे, 2 नाम और जुड़ जाते हैं जिनमें टिन्नू या तो छिपाया गया ना, 10 दिनों तक मामले को गोपनीय रखा गया या तो घालमेल किया गया, दोनों ही आरोपित। निश्चित तौर पे जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, अगर आप पहले सतर्क हो जाते तो शायद ये 10 दिन वाला जो मामला सामने आया है वो उस तौर पे नहीं आता। क्या चोरी को छिपाने का प्रयास था? अगर था तो लगातार एबीपी न्यूज और जो हम लोग हैं सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या इसकी अनदेखी की गई, अपना जो पूरा का पूरा मामला है उसे नजरअंदाज किया गया। ये बड़े सवाल है चित्रा जी। और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, क्या जो विपक्ष के लोग हैं और इसके साथ ही जो यहाँ का आम नागरिक है वो ये सवाल उठा रहा है कि अभी का मामला है या पहले से ये चोरी हो रही थी। यही है कि पहले से लगातार इस तरह की चोरी हो रही थी। जब 27 मई को ही चोर पकड़ लिए गए थे और खबर है चंपत राय पहुंचे भी, लेकिन एक फोन आता है और फोन के बाद सब कुछ बदल जाता है। अब चंपत राय से ही इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेंगे जब वो मीडिया के सामने आकर अपनी बात कहेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ अयोध्या के संत करपात्री महाराज जी इस वक्त इसी मंच पर जुड़ चुके हैं, उनसे मैं बातचीत करूं, लेकिन उसके पहले आलोक कुमार जी, आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आलोक कुमार जी, कई ऐसे सवाल हैं और बार बार जो राम भक्त हैं उनका ये कहना है कि जब तक चंपत राय जी अपने पद पर बने रहेंगे मामले की निष्पक्ष जांच बेमानी साबित होगी। उनका इस्तीफा स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जाता है? 6 जुलाई तक का इंतजार क्यों किया जा रहा है? चंपत जी का इस्तीफा आ गया है और ये क्योंकि ट्रस्ट की मीटिंग में स्वीकार हो सकता है तो ट्रस्ट की मीटिंग की डेट एडवांस कर दी गई है। 6 तारीख को मीटिंग होगी, उसमें ये हो जाएगा। और जब उन्होंने घोषणा कर दी कि वो इस्तीफा दे चुके, सबको मालूम पड़ गया, तो ये जो गवाहों को प्रभावित करने की आशंका थी, ये जो एविडेंसेस को टेम्पर करने की आशंका थी, ये आशंका निर्मूल हो जाएगी क्योंकि उनको कोई सहयोग नहीं हो रहा। मैं समझता हूँ कि उनकी प्रत्येक गतिविधि पर आपकी, हमारी और समाज की नज़र है, पुलिस की भी नज़र है और पुलिस इस संबंध में सतर्कताएं भी बरत रही होगी। तो चंपत जी का इस्तीफा बैठक में रखा जाएगा और निर्णय हो जाएगा। ये बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। आप ये कह रहे हैं कि 6 जुलाई को जो बैठक होगी उसमें उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा, ट्रस्ट की ओर से ये निर्णय ले लिया जाएगा। चंपत राय जी का इस्तीफा हो चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना डिले क्यों किया जा रहा है? चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, एसआईटी जांच शुरू हो गई, एफआईआर दर्ज कर ली गई, जो चंदा चोर वो कुछ उसमें से जेल चले गए हैं, लेकिन इस तरह का एक माहौल बन रहा है आलोक जी कि दरअसल बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जो छोटे छोटे लोग हैं उनको जेल भेज दिया गया है। इस दाग से
अपने दामन को विश्व हिंदू परिषद कैसे बचाएगा? सवाल ये है कि ये प्रश्न जिनके लिए हैं वो अपने को कैसे बचाएंगे। तो मैं ये कहूँगा कि एफआईआर फाइल करने के 2 दिन के अंदर उनका त्यागपत्र हुआ, मैं इसको अनुचित देरी नहीं मानता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि राजनीतिकरण हो जाएगा, पर इस देश के 2 लोग जो प्रधानमंत्री रहे और एक वो जो प्रधानमंत्री पद का दावा करते हैं, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, वो जमानत पर रहे, त्यागपत्र तो उन्होंने आज तक भी नहीं दिया। और जो दिल्ली में मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये कहा कि मैं जेल से मुख्यमंत्री रहूँगा। मैं ये कह कर के चंपत जी का बचाव नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने नहीं दिया था तो ये भी नहीं दे, पर उन्होंने, चंपत जी ने 2 दिन के अंदर एफआईआर के त्यागपत्र दिया। मैं इसको अनड्यू डिले नहीं मानता हूँ। लेकिन आलोक जी, अब अगला सवाल ये है, मेरे कान में मेरी आवाज वापस आ रही है, प्लीज उसको ठीक कीजिए। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, सभी राम भक्त ये चाहते हैं कि ट्रस्ट को भंग कर दिया जाए और जितने जिम्मेदार लोगों को आरोपी बनाया गया है या जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उनकी तत्काल छुट्टी सार्वजनिक रूप से की जाए, ये चोरी छिपे काम नहीं किया जाए। क्या आपको भी लगता है कि ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए? और विश्व हिंदू परिषद ने तो राम मंदिर की इतनी लड़ाई लड़ी है, आपने न जाने कितने अपनों को खोया है आलोक जी। ये तो मौका है पारदर्शिता दिखाने का, ये मौका है ये बताने का जीरो कॉम्प्रोमाइज भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर होना चाहिए। उस पर विश्व हिंदू परिषद की इतनी स्लो रफ्तार, सुस्त चाल क्यों दिखाई दे रही है? स्लो रफ्तार नहीं है, हमने तो सबसे पहले कहा, सार्वजनिक रूप से कहा, आपने भी मेरा पोस्टर दिखाया कि एफआईआर करो, अगले दिन एफआईआर हो गई। और जीरो टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी, हम इस सब के पक्ष में। 2 ट्रस्टीज पर आरोप है, उन दोनों ने त्यागपत्र दिया है, बाकी ट्रस्टीज पे कोई आरोप नहीं लगाया गया है। तो फिर इन दोनों ट्रस्टीज के बारे में निर्णय हो जाएगा 6 तारीख को। तो जो आपने कहा, पब्लिक प्रोबिटी का सवाल, ट्रांसपेरेंसी का सवाल, हम उस मर्यादा का पालन करते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि एफआईआर में भी समग्र जांच की मांग की गई है और उसमें ये सब लोग शामिल हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं। सब पर पूरी गहराई से जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसको जेल की चक्की पीसना पड़ेगा। न वहाँ की सरकार किसी को बचाना चाहती है और न विश्व हिंदू परिषद किसी को बचाना चाहती है। हम तो निगरानी भी रखेंगे इस बात की कि जांच में कोई ढील ना हो। हम जानते हैं कि इस घटना से हिंदू समाज को कितना आघात पहुंचा है, ठीक है, और इस आघात को कम करने का उपाय केवल यही है कि निष्पक्ष और तटस्थ जांच होकर के दोषी पकड़े जाएं, फास्ट ट्रैक कोर्ट में दंडित हो और अब से 4-5 महीने में उनका जेल जाना निश्चित हो जाए। लेकिन न्याय में देरी होना न्याय नहीं मिलने के समान है, बार बार ये बातें हम लोग कहते हैं। और अगर यहाँ पर भी ये लगेगा कि कुछ छिपाने के लिए जो ट्रस्ट की बैठक है वो इतने देर से बुलाई जा रही है, कभी 11 जुलाई तय होता है, कभी 6 जुलाई को तारीख को आगे कर दिया जाता है, लेकिन तत्काल 24 घंटे के भीतर ही फैसला क्यों नहीं ले लिया जाता, ये बड़ा सवाल है। बहुत धन्यवाद आपका आलोक कुमार जी, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनकी ओर से कहा गया कि जिन्होंने भी राम के नाम पर चोरी की है उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन चंपत राय और उनके साथ जो लोग इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो बड़े नाम है ट्रस्ट से जुड़े हुए, उनका क्या होगा इस पर 6 जुलाई को ही फैसला होगा। और इसी पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनके साथ नए सिरे से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और इस वक्त अयोध्या से हमारे साथ करपात्री महाराज जी, आप अयोध्या के संत हैं, लगातार इस विषय पर मुखर होकर अपनी आवाज उठा रहे हैं।
हैं आचार्य देवशाचार्य जी, आप महंत हैं हनुमानगढ़ी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी वरुणादित्य जी अयोध्या संत समिति से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ हमारे साथ स्वामी विष्णुदादित्य जी भी है जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी आपके पास आते हुए, देखिए बार बार वही सवाल है, जो काम 24 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए उसके लिए 6 तारीख फिर 11 जुलाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब 6 जुलाई की तारीख तो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन फिर उसमें फेरबदल ना कर दी जाए। सुधांशु त्रिवेदी जी, पारदर्शी व्यवस्था कायम करने में, जांच को अंजाम तक पहुंचाने में, तत्काल कार्रवाई करने में ये तारीख पर तारीख क्यों सामने आ रही है? सुधांशु जी। देखिए, इसमें एक तकनीकी पक्ष है और एक राजनीतिक पक्ष है और उसके साथ जुड़ा हुआ नैतिक पक्ष है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, जो कुछ हुआ है वो राम भक्तों को बहुत पीड़ा देने वाला है। और मैं कह सकता हूं, आप जहां पे खड़ी हुई हैं इसी सरयू तट के ऊपर, अप्रैल 1987 में मैं बालक के रूप में राम जन्मभूमि निर्माण संकल्प के लिए जो रैली हुई थी ताला खुलने के बाद, उसमें मैं आया था। और 9 नवंबर 1989 को हॉस्टल में शिला पूजन भी करवाया था। तो एक राम भक्त कारसेवक के रूप में मेरा भी हृदय इन चीजों को लेकर बहुत पीड़ा में। अब इस पे आते हैं तकनीकी पक्ष। तकनीकी पक्ष ये कहता, किसी भी ट्रस्ट के ऊपर अगर कोई आरोप लगता है तो ट्रस्ट की जांच में सीधे सरकार नहीं आती है, ट्रस्ट अपने स्तर से जानकारी करेगा। मगर सरकार ने इसमें ट्रस्ट के द्वारा सूचना प्राप्त होने के साथ ही ट्रस्ट की जांच की प्रतीक्षा नहीं की, सीधे एसआईटी का गठन किया। और यह बात मैं इसलिए टेक्निकली कह रहा हूं, ये हमारे विरोधी वही लोग हैं ना जो अभी कुछ दिन पहले धर्मांतरण करवाने वाले जो ट्रस्ट हैं, जिनकी एफसीआरए की जांच करने के लिए सरकार ने कहा था, तो उछल उछल के कूद के ये लोग ये कहते थे कि नहीं नहीं, ट्रस्ट के बारे में तो सरकार को सीधे बोलना ही नहीं चाहिए। आज कह रहे हैं कि जांच के बगैर, साक्ष्य के बगैर गिरफ्तारी भी हो जानी चाहिए। दूसरा टेक्निकल पक्ष यह है कि जिसका नाम प्राइमरी एविडेंस आना चाहिए, ताकि जिसके खिलाफ चार्जशीट रखी जाए वो अदालत तक कटे नहीं। और दूसरा, ऐसा भी ना हो कि भावनात्मक आवेग में कोई व्यक्ति ऐसा जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसको भी हम अपमानित, लांछित कर दें, क्योंकि यह मामला बहुत संवेदनशील है। इसलिए सरकार ने क्या किया, जैसे पूरी रिपोर्ट भी नहीं आई एसआईटी की, प्राइमरी रिपोर्ट आई और उसके आधार के ऊपर 8 लोगों पे एफआईआर कर दी। कंप्लीट रिपोर्ट आने के बाद और भी जो चीजें होंगी उन पे भी कार्रवाई की गई, ताकि पुख्ता सबूत, यानी बड़े स्पष्ट प्रामाणिक साक्ष्यों के आधार के ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि आपने कहा 50 लोगों के खिलाफ एक साथ कर दीजिए और 50 में 40 एक बार में ही छूट गए। तो उस ढंग की हास्यास्पद स्थिति भी नहीं बनानी है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि वो लोग जो इस बात पे कह रहे हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, ये वही लोग हैं ना जो कहते हैं अयोध्या तो यहां थी ही नहीं, जो लोग ये कहते थे राम हुए ही नहीं थे। अरे राम यहां हुए थे कि वहां बताओ 10,000 कमरे थे, मणिशंकर अय्यर ये बोले थे। जहां अर्जुन सिंह जाके उस प्रकार की एक उसका उद्घाटन किए थे प्रदर्शनी का, जिसमें यह कहा गया था भगवान राम और माता सीता भाई बहन थे। तो जिन लोगों ने अयोध्या को अपमानित किया, जिन्होंने अयोध्या को लांछित किया, जिन्होंने अयोध्या को कलंकित किया, और जिस सरयू के तट पर आप खड़ी हैं उस सरयू को रक्त रंजित किया, वो आज कहे कि मैं चिंतित हो रहा हूं, तो देश भली भांति समझता है कि वो चिंतित नहीं है, वो आनंदित हैं। क्योंकि ये वही है जो कहते हैं इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, हिंदू धर्म का समूल नाश। ये वही है जो कहते हैं डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदू, तो दुनिया में कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वही जो रामचरितमानस की चौपाइयां फाड़ते हैं। ये वही है जो भगवान राम के बारे में अनाप शराब उल्टी सीधी बातें बोलते थे। तो ये चिंतित नहीं हो सकते, ये आनंदित और आह्लादित है। इसलिए नैतिक आधार पर देखें, तकनीकी आधार पर देखें और राजनीतिक आधार पर देखें तो तस्वीर एकदम साफ होती है। सरकार इस बात को लेकर पूर्णतः प्रतिबद्ध है, कृत संकल्पित है कि सभी को दंड मिलेगा। और मैं एक और बात थोड़ा दार्शनिक आधार पर कह देना चाहता हूं। चित्रा जी, ये कहा जाता है कि राम का नाम लेने से पाप कटते हैं, पर अगर राम का नाम लेके कोई पाप करेगा राम के धाम में, तो उसके पाप जो है वो तो भगवान भी नहीं काट पाएंगे। तो मैं कह सकता हूं उन्हें राजदंड भी मिलेगा इस लोक में और धर्मदंड भी मिलेगा परलोक में। लेकिन मिलेगा कब, ये बड़ा सवाल है ना। जिस तरह की कार्रवाई चल रही है उससे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर इतना डिले, इतना डिरेल क्यों किया जा रहा है पूरे के पूरे मामले को। और एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि 27 मई को ही पूरा मामला सामने आ गया था। चंपत राय पहुंचे भी एफआईआर कराने, फिर फोन के बाद पूरा मामला पलट जाता है। सुधांशु जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त अयोध्या के साधु संत मौजूद हैं, एक एक करके इनकी टिप्पणी ले लेते हैं। महाराज जी, पूरे मामले में एसआईटी लगातार तफ्तीश कर रही है, 1 हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट भी दे दिया जाएगा मुख्यमंत्री को, लेकिन अब
तक की जो जांच चल रही है, क्या आप लोग संतुष्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम लोग अभी तक के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से सुना कि प्रारंभिक जांच करके एसआईटी ने सचिव महोदय को, जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद जी को, सौंप दिया। उन्होंंने मुख्यमंत्री जी को दिया, उसके बाद कार्रवाई हुई और 8 लोगों के ऊपर मुकदमा लिखा गया। लेकिन उस कार्रवाई में क्या हुआ, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? आखिर समाज कैसे जानेगा किसके ऊपर? आप किसी को दोषी कोई पाया गया हो, अंदर किसी और को आपने डाल दिया, या जो अंदर डाले गए हैं वही दोषी है, उसके अलावा भी और कोई है? क्योंकि वो 8 जो भी हैं वो एक मोहरा बनाए जा रहे हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि इतना बड़ा गमन मंदिर के अंदर से कर सकें, जहां पर एक तो कौन होगा इसके पीछे? आप लोगों को तो जानकारी होगी, कौन हो सकता है? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है धैर्य रखिए, इसलिए हम लोग धैर्य रखे, नहीं तो हम लोग स्वयं दूध का दूध पानी का पानी कर देते। अब आप एसआईटी की रिपोर्ट क्यों सार्वजनिक नहीं की गई, इसको लेकर सरकार से नाराजगी भी जता रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम के ऊपर पूरा बिल्कुल भरोसा, उन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए हम लोग उसका पालन कर रहे हैं। और अगर दोबारा एसआईटी का जांच करने के बाद जो अभी कुछ चीज़ें उसकी बाकी हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, पूर्ण होने के बाद सार्वजनिक नहीं की जाएं, और जो उसके बड़े के मास्टरमाइंड हैं उन लोगों का नाम सामने उजागर नहीं हुआ, उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया। मास्टरमाइंड कौन? चंपत राय को आप बोल रहे हैं? किसी और को? चंपत राय भी हो सकते हैं, क्यों? अगर किसी के घर में कोई भी दुर्घटना होती है तो उस घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, तो ट्रस्ट के सबसे प्रमुख जो अंग है वो चंपत राय जी हैं, उनका बनता है। चंपत राय जी अपने आप को पूरी तरह से बेकसूर बता रहे हैं। चंपत राय जी अपने तरीके पूरी तरह बेकसूर बता रहे हैं, ये बात पूर्णतः सत्य नहीं है। चंपत राय को हम लोग व्यक्तिगत तौर से जानते हैं, बहुत दिन विष्णु प्रसन्न में काम किया हम लोगों ने। चंपत राय वास्तव में चंदन के वृक्ष थे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि चंदन के पेड़ पे टिन्नू यादव नामक कोई सांप बैठा है। चंदन के पेड़ पे कोई टिन्नू यादव नामक सांप बैठा है, उनको वो उसको झाड़ नहीं पाए और उसने जो है फुफकार मार करके चोरी कर लिया है। महाराज जी, एक टिन्नू यादव को पकड़ लिया, उसके नाम में यादव लगा हुआ है, तो आप लोग भी उसी का मामला उठा रहे हैं। 8 लोग जेल में गए हैं महाराज जी। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, 8 लोग जेल में गए। टिन्नू यादव ही सबसे नहीं, टिन्नू यादव इसलिए मेन है कि चाबी जो है कोष की चाबी सब उसी के पास रहती थी, सब अपने को आका समझता था और वाक ताक लेके चलता था, सब जगह बोलता था, सर्वे सर्वा बनता था। टिन्नू यादव, टिन्नू यादव। दुर्भाग्य था, किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को सरकारी वायरस लेकर के चलने का अधिकार नहीं है, इस संविधान में भी प्रशासन का नियम है। लेकिन टिन्नू यादव प्राइवेट वायरस लेकर के पूरा रंगबाजी करता था, पुलिस को भी डांटता था, श्रद्धालुओं के साथ भी दुर्व्यवहार करता, पुलिस को भी डांट देता, बिल्कुल डांट देता, पुलिस को भी डांट देता था, कर जाता था, हेड बन गया था। और मैं इस तरह कहता हूँ, अगर लौकुश चोरी किया, हो सकता है लौकुश नाते चोरी कर लिया, राम हमारे बाप हैं, राम के बेटे का नाम लौकुश है, तो हो सोचा होगा कि राम हमारे बाप हैं, हम उनकी चोरी कर लेंगे। लेकिन लौकुश की चोरी को पकड़ने का काम चंपत राय ही नहीं किया। उसके घर पुलिस को ले जा करके 15 लाख रुपया चंपत राय ने ही पकड़वाया, और चंपत राय ने ही मुख्यमंत्री से कहा कि एसआईटी की जांच किया जाए। निश्चित है चंपत राय अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पर पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी मछलियां भी इसमें हैं, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो गोविंद गिरी जी की है। क्यों नहीं गोविंद गिरी जी की है? कोष के अध्यक्ष तो हैं, कोषाध्यक्ष हैं। ये जो गड़बड़ी कोष की हुई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आप चंपत राय को बचा रहे हैं या फंसा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं चंपत राय को बचा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो है सर्वे सर्वा थे, लेकिन वो जांच भी करा रहे हैं। एसआईटी जांच का आदेश चंपत राय ही नहीं किया, लोकुश के यहाँ चंपत राय ही पहुंचे, ये सब काम कर रहे हैं। निश्चित है मैं बचा नहीं रहा हूँ, चंपत राय बच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके सर्वे सर्वा चंपत राय थे। लेकिन चंपत राय के साथ साथ जो कोष का घोटाला हुआ है, इसके बीच में गोविंद गिरी जी क्या कर रहे थे? जो कोषाध्यक्ष हैं उनको बचाने का काम अभी तक वो नहीं आए हैं। यहाँ पर बाकी मेहमानों को रुक करते हुए और भी हमारे साथ साधु संत हैं, उनके पास हम चलेंगे। अब सीधे राजकुमार भाटी जी आपके पास आते हुए, राजकुमार भाटी जी, मुख्यमंत्री की ओर से भी कहा गया और आपने अभी भी सुधांशु त्रिवेदी जी को भी सुना, उनकी ओर से कहा गया जिन्होंने राम के भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई, सरयू नदी में जिन्होंने लाशें बिछवा दी जो खून से लाल हुआ करती थी, आज वो लोग भी राजनीति चमकाने के लिए राम के भक्त बने फिर रहे हैं। नहीं, केवल हम राजनीति चमका रहे हैं क्या? हमने ये विषय उठाया क्या? ये चोरी हुई नहीं है क्या? लूट हुई नहीं है? और वो तो नृपेंद्र मिश्रा तो कह रहे हैं कि चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है। तो डकैतों के खिलाफ आवाज उठाना, जिन्होंने राम के धन में डकैती डाल दी, जिन्होंने सीता माता के आभूषण चुरा लिए, जिन्होंने मंदिर के शिलाएं चुरा ली, तो उनके खिलाफ आवाज उठाना खराब राजनीति है क्या? नहीं करनी चाहिए। इन्हें लूट करने का पूरा लाइसेंस दे दिया जाए। ये अभी हमें सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विस्तार से समझा रहे थे कि आस्था एक जगह है, धर्म और नैतिकता दूसरी जगह है।
कानून तीसरी जगह है। तो यहां तो कानून को काम करना है नहीं। जो 8 लोग जेल भेजे इन्होंने, 8 लोग तो इन्होंने मान लिया कि ये चोर हैं, उनके घर से बरामदगी भी हो गई, तो पुलिस ने रिमांड क्यों नहीं मांगी उनकी? ये आपने सुना कभी किसी चोरी में चोरों की रिमांड ना मांगी गई हो? पुलिस उन तक पूछताछ करना ही ना चाह रही हो, पुलिस जेल भेज के छुट्टी पा लेती हो। ये जो एलपीटी बनाई गई है नहीं, जो एलपीटी जांच कर रही है, ये एसआईटी नहीं है चित्रा जी, ये एलपीटी है, लीपापोती टीम है। ये लीपापोती करने के लिए बनाई गई है। आप तो कह रही हैं 27 मई को केस खुल गया था। 27 मई को नहीं, 2021 में तो जमीन घोटाला सामने आ गया था। 2 करोड़ में जमीन खरीद के 15 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेची गई थी। तब भी खूब हल्ला हुआ था, तो आपको याद होगा। तब भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि नहीं, निष्पक्ष जांच कराएंगे हम, किसी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आज तक किसी के खिलाफ तो कार्रवाई नहीं हुई। और जो चंपत राय जी की जिसने शिकायत की, जो महिपाल सिंह थे लेखा प्रभारी, महिपाल सिंह ने 2021 में शिकायत की थी कि नोटों में जो 10-10 नोटों की गड्डी 10 डालनी चाहिए बंडल में, ये 12-13 डाल देते हैं, बाहर जाकर निकाल लेते हैं। तो महिपाल सिंह को हटा दिया गया। महिपाल सिंह ने कहा कि जो सोने चांदी हीरे जवाहरात के जेवर आते हैं चढ़ावे में, उसमें निकलते हैं दान पेटियों से, उन्हें टिन्नू यादव ले जाता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं देता। तो उस महिपाल सिंह को हटा दिया गया, टिन्नू यादव को नहीं हटाया गया। तो आप जो कह रही हैं, और किसी और ने भी कहा कि बड़ी मछलियां नहीं, मगरमच्छ हैं। मगरमच्छों को बचाने के लिए एलपीटी बनाई गई है, लीपापोती टीम। चोरी खुलने के 25 दिन बाद एफआईआर हो रही है। 25 दिन का समय दिया गया कि अपना चोरी का माल इधर उधर कर दो, सबूत मिटा दो, फिर हम आएंगे, एक ऐसे खाना पूर्ति करके हो जाएगा काम। और उनसे भी उन्हें रिमांड पे नहीं ले रही पुलिस रिमांड पे ले। अब ऐसा जो चंपत राय जी के लिए एक बहुत सम्मानजनक रास्ता निकाला जा रहा है कि वो इस्तीफा देंगे। अब तक तो जेल में होने चाहिए थे, गिरेबान से पकड़ के जेल में डालो नहीं। कहां है बाबा के बुलडोजर? अभी तक क्यों नहीं चला किसी की कोठी पे बुलडोजर? जो भगवान राम के चंदे से कोठियां बनी हैं, उन पे बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? उनकी कोठी होगी तब तो बुलडोजर चलेगा। चंपत राय जी का कोई घर है जहां पर बुलडोजर चलेगा? यहाँ पर 1 कमरे का घर था, अभी वो 3 कमरे का हो गया। बुलडोजर चलाने के लिए कोठी भी तो होनी चाहिए ना। उनके पास तो कोठी नहीं है, उनका तो अपना कोई घर नहीं है, यहाँ पर रहते हैं। वो भी राम भक्तों की ओर से जो बनाया गया 1 कमरा पहले था, अभी वो 3 कमरे का है। कहाँ बुलडोजर चलाना चाहिए बताइए आप राजकुमार भाटी जी? चंपत राय को लेकर कहाँ एक्शन होना चाहिए, कहाँ बुलडोजर चले? अनुकल्प मिश्रा की कोठी देखी है आपने अयोध्या में? टिन्नू यादव की कोठी देखी है, लिफ्ट लगी हुई है उसमें। आप मुझे नहीं पता चंपत राय की है या नहीं है, लेकिन उनकी कोठियां तो मीडिया ने दिखाई हैं। और जो इसी बीच में बनी है, जो लोग 12-12 हजार सैलरी पा रहे हैं, वो 50 लाख की गाड़ी में जाते हैं मंदिर। कहां से उन्होंने इतनी बड़ी कोठी बना ली, कहां से जमीन? बिल्कुल मैं सहमत हूं, और वो सभी इस समय जेल के भीतर भी हैं। बिल्कुल, इतना पैसा कहां से आया? सुधांशु जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश जी फौरन आपके पास आऊंगी। ये एलपीटी बना दी है आपने, लीपापोती टीम। देखिए सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर मैं इसमें बिल्कुल मैं टेक्निकल बात कहता हूं, मैं भाटी जी से भी और अखिलेश जी से। तो भाटी जी, फिर नियम में परिवर्तन कर दिया जाए, और कोई भी ट्रस्ट होगा तो सीधे सरकार उसके पदाधिकारी को अरेस्ट कर सकती है। बोलिए हां या ना? फिर मत कहिएगा कि एफसीआरए से लेके और वो क्रिश्चियन ट्रस्ट से लेके और वो जो मदरसे वाले समय दो, आप सरकार कभी ये भी ना पूछे। बोलिए हां या ना? नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, मुझे समय दो, आप मैं बोलता हूं। मैं आपके सवाल का जवाब प्रयास किया, 10 सेकंड में बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं। अरे जवाब ले लो। अरे जवाब आप क्या देंगे? आप अब सुनिए अभी अपने अपने टर्न पे भाई साहब, अभी अपने टर्न। अरे अभी बात 1 महीना पहले विरोध कर चुके हैं आप लोग एफसीआरए की जांच होने का, इंटरेस्टों का। और सुनिए, जब मैं बोल लूं उसके बाद आइएगा। अब सुनिए भाई साहब, पूरी बात हो जाए तब आप बोलिएगा। और मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। इसी अप्रैल के महीने में बेंगलुरु में द तिमोथी इंस्टीट्यूट करके एक क्रिश्चियन ट्रस्ट है, जिसमें यह पकड़ा गया कि 92 करोड़ रुपए वो लोग फर्जी उसके थ्रू लाए, क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और जो आदमी बेंगलोर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसके पास 24 डेबिट कार्ड थे जो इंडियन थे। ईडी की कार्रवाई, ये लोग विरोध करने खड़े हो गए। अरे कैसे जांच कर सकते हैं भाई साहब? तो अभी तो आप कर चुके हैं, अब आप क्या बोलेंगे उसका जवाब दीजिए। अब दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो आपने कहा कि जिस ढंग से आपने कहा ना चंपत राय को अरेस्ट कर लीजिए, बताइए आज आप सहमत हो तो आप कहिए, अपनी पार्टी से प्रस्ताव लाइए, हम लोग पारित करवाएंगे कि जितने भी ट्रस्ट है, धार्मिक ट्रस्ट,
सब में आरोप लगते ही उनका जो भी अध्यक्ष होगा उसे आपकी भाषा में कान पकड़कर जेल में डालना चाहिए। अब मैं हां या ना सुनना चाहता हूं, बताइए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। बोलिए राजकुमार जी, अखिलेश जी फौरन आ रही हूं मैं आपके पास। बड़ी खूबसूरती के साथ मैं बोल रहा हूं, सुधांशु त्रिवेदी जी बड़ी चालाकी के साथ, बड़े अच्छे शब्द जाल के साथ ट्रस्ट की अनियमितताओं में और डकैती में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। यह ट्रस्ट की अनियमितता का सवाल नहीं है, राम के धन की चोरी हुई है, राम की तिजोरी में डाका पड़ा है, जेवर लूटे गए हैं, कैश लूटा गया है, सीधे सीधे डकैती है, यह क्राइम है। क्राइम में क्या पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? क्रिमिनल को भी बचाएंगे आप ट्रस्ट की आड़ लेके? ट्रस्ट का आदमी कोई डकैती डाले तो वो क्राइम नहीं है? और इनकी क्या हैसियत है जो 8 लोग जेल भेजे गए हैं? कोई ड्राइवर है, कोई चपरासी है, ये 12-12 हजार रुपए के संविदा पर काम करने वाले लोग हैं। अगर लगातार 10 साल से डकैती चल रही थी, लगातार 10 साल से लगातार शिकायत की जा रही थी, 40% कमीशन लिया जा रहा था निर्माण कार्यों में, मंदिर के निर्माण कार्यों में, पूरे अयोध्या के डेवलपमेंट के निर्माण कार्यों में कैसे पड़ रही थी? राम मंदिर तो अभी बना है, आप कह रहे हैं 10 साल से डकैती पड़ रही थी। 2024 में जनवरी में 2022 में बनाना भव्य राम मंदिर, 10 से भी ज्यादा बात करते हैं। उद्घाटन हुआ 2024 को, हम बैठे हुए हैं जुलाई 2026 में, 2.5 साल में 10 साल से डकैती हो गई, तो गजब है साहब। अच्छा, जमीन कब खरीदी गई थी? जमीन 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में कब खरीदी थी? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ 2019 में। सीमाएं कब गायब की गई थी? चांदी और सोने की सीमाएं कब गायब की गई थी? कोर्ट का जजमेंट आया भाई साहब, उसके भी आज 7 साल हुए, अभी 6.5 साल हुए, कोर्ट का जजमेंट आए हुए भी। आप 89 से चंदा मांग रहे हैं घर घर जाके, आप 89 से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और चंदे में घपला कर रहे हैं आप लगातार। अब राजकुमार जी अब इस बात पर आ जाएंगे कि 89 से जाकर चंदा मांग रहे हैं वो घर घर जाकर, फिर तो राम मंदिर का निर्माण इसका श्रेय आप देंगे ना बीजेपी को? आप गलत ट्रैक पर राजकुमार जी जा रहे हैं। वो चंदा मांगे और भव्य राम मंदिर भी बना, वीएचपी के लोगों ने चंदा मांगा, भाई भव्य राम मंदिर बना, इससे कैसे इनकार करेंगे? और बहुत सारे लोगों ने प्रयास भी किया, बड़े बड़े दूसरे विपक्षी पार्टी के नेताओं ने वकील बनकर राम मंदिर नहीं बने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी जो चढ़ावा चोरी हुआ है उस पर रहते हैं, जो चढ़ावा चोरी है उस पर अभी रहते हैं। अखिलेश जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, आपके कांग्रेस के तमाम नेता आज आकर प्रदर्शन करना चाहते थे लेकिन उनको नहीं आने दिया गया, नजर बंद कर लिया गया। इस पर भी योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए जिन लोगों की ओर से कभी चाहा ही नहीं गया कि भव्य राम मंदिर बने, वो आज यहाँ की भव्यता से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं और अयोध्या को बदनाम करना चाहते हैं। अखिलेश जी, देखिए, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के राम भक्तों को प्रभु राम के दर्शन करने से रोका गया, इससे साफ जाहिर है कि आज के इस मंदिर ट्रस्ट में राम भक्त नहीं, नाथू राम भक्तों का कब्जा है। अब भगवान राम को भी, भारत में संविधान, हमारा देश हमारा, हम आज़ाद हो चुके हैं कई दशकों पहले, और वहाँ भगवान राम के दर्शन करने से सरकार रोकेगी? ये तो गजनी औरंगजेब को भी पीछे छोड़ चुके हैं। मंदिरों को तोड़ने और लूटने में सरेआम रिकॉर्ड बना चुके हैं। मंदिर आंदोलन में क्या योगदान था? आज मंदिर बना अदालत के फैसले के कारण। कभी बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद कोई अदालत नहीं गया, न परोकारी किए न मुकदमा लड़ा है, और चंदा खाने, चढ़ावा खाने पहले आ गए। आपने एक विश्व हिंदू परिषद के नेता से पूछा कि बार बार तारीखें क्यों पड़ रही हैं? पता तारीखें क्यों पड़ रही हैं? कि तार बहुत ऊपर तक हैं, इस लूट के तार बड़े ऊपर तक हैं, इसलिए तारीखें पड़ रही हैं। मोदी जी और मोहन जी ने मिलकर ट्रस्ट के मेंबरों का चयन किया है। क्यों खामोश है भाई? क्यों खामोश हैं? एक न एक दिन इसकी परत खुलेगी। आप कह रही हैं 10 साल? अरे शिला पूजन उसके पहले हुए थी, 1400 करोड़ के घोटाले उस पर तभी संतों ने लगाए थे इनके ऊपर, 19 से पहले ही। और अभी भी आप देखिए, जमीन का घोटाला है, निर्माण कार्य में घोटाला है, भगवान के गहनों में घोटाला है, दान में घोटाला है, चंदा में घोटाला है, जो आभूषण मिले हैं उसमें घोटाला है। अभी घोटाले की परत खुलने दीजिए। कितने एम्प्लॉय ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने की तनख्वाह मिलती है, कितने गार्ड ऑन रिकॉर्ड हैं, कितने गार्डों की तनख्वाह मिलती है। अभी तो एक न्यूज आई है कि 400 गार्ड चंपत हो गए,
चूना लगा के चोरी करके चंपत होने वाले लोगों के लिए 400 गार्ड उनके यहां डिमांड थी। पर्दे तो खोलने दीजिए, आने तो दीजिए। ये दबाव बना है हमारे कांग्रेस के लोगों को, हर जगह आप गिरफ्तार कर लिए हैं। और कालनेमी कौन था पता है अंजना जी, अरे चित्रा जी, साधु वेश में था, साधु वेश में, राम काज को रोकने के लिए। साधु वेश में आज कौन है जो राम का दर्शन करने से रोक रहा है? कौन है? ये सब बातें मत करिए। ये जो संत लोग खड़े हैं, ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं अयोध्या की, राम जन्म की। सबको आस्था है, पीड़ा है कि इसकी भव्यता को, इसके विश्वास को, इसकी आस्था को धूल दूषित किया है बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी की सरकार ने। बनाएं, तो बताएंगे कि मेरी बड़ी अच्छी सरकार है। कांग्रेस के लोग इसकी भव्यता, जो राम मंदिर की भव्यता है, उसको देखने पहले क्यों नहीं आए? आप लोगों को भी तो, हम लोग बड़े इंतजार में थे जब जब भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो कितना अच्छा दिव्य और भव्य माहौल था। कांग्रेस के लोगों को निमंत्रण भी दिया गया था। उस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं आता है ताकि भव्य मंदिर देख सके। 500 साल के बाद बन रहा है। अब जब राजनीति इसमें गरमाई जा रही है तो लग रहा है कि भाई बहुत अच्छा मौका आया है। ये सवाल तो पूछा जाएगा ना अखिलेश जी आपसे। हाँ बोलिए बोलिए, सुन लीजिए बोलिए, अब जवाब लीजिए ना, जवाब लीजिए। चित्रा जी, आप अपने घर में भी गृह प्रवेश किससे कराएंगी? नेता से कि किसी ब्राह्मण से, किसी आचार्य से, किसी पंडित से? किससे कराती हैं या किससे कराएंगी? इतना ऐतिहासिक भव्य भगवान महाराजा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बन रहा है। साधु संत आचार्य, रामानुजाचार्य, शंकराचार्य क्यों नहीं बुलाया आपने? उनसे क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया? आप जवाब दीजिए। आप कसीदे पढ़ने लगती हैं। महाराज अखिलेश जी, भूमि की जब गृह प्रवेश होता है तो जो लोग उस मंदिर को, रुकिए एक मिनट, ठीक है, वहां पर साधु संत थे जिन्होंने मंत्रोच्चार किया उसी के आधार पर, लेकिन पूजा पाठ तो वही व्यक्ति करता है ना। ये तो अच्छी बात है कि देश का प्रधानमंत्री भगवान श्री राम के नाम को लेकर आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर तो श्री राम के नाम को लेने, जय श्री राम कहने तक पर जेल करवा दी जाती थी, तो इस पर तो खुशी होनी चाहिए। साधु संत ही कर रहे थे मंत्रोच्चार, यहाँ पर खुद बैठकर कोई पॉलिटिशियन नहीं कर रहा था मंत्रोच्चार। लेकिन मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। सही बात है, कांग्रेस के लोग, सुधांशु जी, जब कांग्रेस के लोग आ रहे थे प्रदर्शन करने, ये मामला इतना गंभीर है, विरोधी दलों को आने तक नहीं देंगे ताकि वो प्रदर्शन कर पाए। सुधांशु जी, ये तो बहुत गलत बात है। मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन करने दिया जाएगा कांग्रेस के लोगों को। मैं ही बता रहा हूँ हमने क्या क्या झूठ बोला। जल्दी से पूरी कर। आपने और सुधांशु ने बहुत झूठ बोला है, थोड़ा सुन लीजिए। हाँ सुन लीजिए। सर, राम की नगरी में खड़े होकर ना कोई झूठ नहीं बोल सकता है। आप कितना झूठ बोल रहे हैं सर, इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। क्या झूठ बोलना, ये तो अच्छी बात है ना। ये हमारे सारे पुरोहित पंडित सब मंत्रोच्चार कर रहे थे, प्रधानमंत्री पूजा कर रहे थे, क्या दिक्कत हो गई इसमें? क्या परेशानी हो गई? और उन लोगों ने लड़ाई लड़ी, उन लोगों ने 3 आप ही की कांग्रेस की सरकार ने उनकी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये तो गलत बात है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के लोग अगर अंदर आना चाह रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, अगर यहाँ पर चढ़ावा चोरों के खिलाफ, सुधांशु जी क्या दिक्कत थी कांग्रेस के लोगों से? आने देना चाहिए था उनको। वो भी राम भक्त हैं, अपनी आवाज उठाते। आपको हम बोलने नहीं देंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए। आपने असत्य बोला। कल तक यही सुधांशु त्रिवेदी जी कांग्रेस पे आरोप लगाते थे कि आपके समय मूर्ति रखी गई, आपने नियम विरुद्ध कार्य किया, आपके समय ताला खुला, आपने जमीन एक्वायर की, तब हमको ये आप लोग कोसते थे, आप ही लोग जर्नलिस्ट लोग कोसते थे। आपके समय शिलान्यास हुआ, आपके समय फैसले आए, तब आप लोग हमको कोसते थे कि ये आप नियम विरुद्ध कर रहे हैं, और आज हमको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप लोग शर्म तो आनी चाहिए। और क्या साधु संतों का जिस काम में अधिकार है, उस अधिकार में नेताओं की भूमिका होगी, उस कार्य में नेताओं की भूमिका होगी। किसी मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का अधिकार है हमारे धर्म के अनुसार, उसमें किसी नेता का कोई अधिकार नहीं है, वो उसमें शामिल होगा। सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे। सुजाता पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, जाऊंगी। हमारे साथ और भी साधु संत है, उनके पास आना है। जल्दी से सुधांशु जी, वक्त कम है। सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके आरोपों पर
हाँ जल्दी से जवाब देता हूँ, शब्द कहने बिल्कुल वाला मैं जवाब देता इनके हूँ। बिल्कुल सही बात है, मंत्रिमंडल में मंत्री नेता है। का काम नहीं है मंदिर बनवाना। भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं कहा मंदिर हम बनवाएंगे, हमने सिर्फ कहा मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। मगर कांग्रेस के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मुलायम सिंह यादव ने बतौर मुख्यमंत्री कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील कराएंगे। वो कांग्रेस का काम बाबरी मस्जिद तामील कराना था। और मैं अब बताना चाहता हूं मेरे भाई, आप सुनिए अखिलेश जी, काल नेमी जानते क्या होता था? मैं कहना चाहता हूं, जब लक्ष्मण जी को नागपाश लगा था, आज भगवान राम की श्रद्धा को भी नागपाश लगा है। पर जब संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी जा रहे थे तो रास्ते में एक काल नेमी नाम का राक्षस, जो कि रावण का दूत था, वो राम का भक्त बनकर आ गया था। उसका उद्देश्य राम की भक्ति नहीं था, राम के कार्य में विघ्न डालना था, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राक्षस कपट भेष पावा, मायापति दूत ही तहत हुआ, जाय पवन सुत नाय माथा, लगा तो कहे राम गुण गाथा। तो सबको यह बात पता है कि कौन काल नेमी था। चिल्लाइए मत, अब सुनिए कान खोल के। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? आपका मंत्री कपिल सिब्बल, जिसने कोर्ट में खड़े होकर कहा कि बाबरी मस्जिद के राम मंदिर के केस 2019 के बाद ले जाओ। और सुनो, चिल्लाओ मत मेरे भाई, अच्छी तरीके से सुनो। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदस्य कौन था? आजम खान, जो इनकी पार्टी का। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का दूसरा वकील जब अब चिल्लाने लगे यार, चे 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 करने लगे, जैसे ही फैक्ट आया चिल्लाना शुरू कर दिया। क्या बेहुदापन है भाई अखिलेश जी? आपको कुछ भी अनसट बोल रहे थे, मैं शांति से अपनी बारी में अखिलेश जी प्लीज, एक बार हमारे साथ साधु संत हैं, उनकी बारी नहीं आ पाई है, प्लीज एक बार जल्दी से सुधांशु जी की बात खत्म होगी, इन लोगों के पास जाना है। सुजाता पांडे जी भी हमारे साथ हैं। सुधांशु जी प्लीज सुनिए, हाँ मैं बताना चाहता हूं, और मैं कह रहा हूं कि काल नेमी कौन है, अच्छी तरीके से समझिए। इनकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील होते थे, और समाजवादी पार्टी के एडवोकेट जनरल, जो मुलायम सिंह सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल थे, जफर याब जिलानी, वो उसी समय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे। इसलिए सबको पता है कि काल नेमी कौन है, वो कौन है जो कि इस समय इस प्रकार। और मैं बताना चाहता हूं अखिलेश प्रताप सिंह जी, कान खोलो, सुनो मेरे भाई। जुलाई 2005 में राम मंदिर पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, और उस समय अडवाणी जी, कल्याण सिंह जी और राजनाथ सिंह जी गए थे, आप लोगों ने हाउस अरेस्ट किया था। फैजाबाद सर्किट हाउस के आगे नहीं जाने दिया था, मैं उस समय भी गया था। आए बाएं साएं मत बोलो मेरे भाई, फैक्ट पे बात करिए। और दूसरी, अखिलेश जी ने जो आज एक बात कही और भाटी जी ने जो बात कही, चित्रा जी एक बात साफ हो गई। बिल्कुल 1989 में पालमपुर में हमने प्रस्ताव पारित किया था राम मंदिर के पक्ष का। इससे साबित हो गया, मंडल 7 अगस्त 1990 को आया था, 86 में ताला खुला, 87 में रैली हुई, 89 में प्रस्ताव पारित हुआ, 9 नवंबर को हुआ। तो आज से यह बात साबित हो गई। अब कभी झूठ मत बोलना अखिलेश कि मंडल के बदले में मंदिर आया था। अब आप लोग आज इसको एक्सपोज कर चुके हैं। अब दूसरी बात सुनो भाई, क्या चिल्ला रहे हैं? जो मंदिर बना है वो माननीय अदालत के फैसले के कारण बना है। जल्दी से अपनी बात खत्म करेंगे। हमारे साथ साधु संत हैं, प्लीज उनसे बातचीत करनी है। ठीक है, ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे, वर्तमान में अभी चढ़ावा चोरों पर ही रहेंगे। चढ़ावा चोरों का हिसाब किताब कैसे हो उस पर ही रहेंगे। सुधांशु जी 2 लाइन में अपनी बात जल्दी से खत्म करें आप प्लीज। चढ़ावा चोरों पर ही रहेंगे, ज्यादा इतिहास में नहीं जाएंगे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, चलो भाई बस ज्यादा बिल्कुल एक लाइन बोलता हूं। इनकी सरकार के कानून मंत्री थे कपिल सिब्बल, हमारी सरकार में कानून मंत्री थे रविशंकर प्रसाद। जब वो वकील के रूप में आए तो रविशंकर प्रसाद रामलला विराजमान के वकील थे और इनके बाबरी मस्जिद के वकील थे। इन्होंने राम मंदिर में जब न्योता दिया गया, लिख के दिया हम नहीं आएंगे, और 3 पीढ़ियां बाबर की कब्र पे गई। 1954 नेहरू, 1968 इंदिरा गांधी, 2005 मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी अफगानिस्तान में जाके बाबर की कब्र पे सजदा किया है, और जिसके बारे में इन्हीं के विदेश मंत्री नटवर सिंह ने राजनीति इतने गंभीर विषय पर नहीं होनी चाहिए, चढ़ावा चोरों पर ही रहना चाहिए। चढ़ावा चोरों को लेकर अब क्या कार्रवाई होनी चाहिए, और अब तक जो कार्रवाई हो रही है क्या उसे संतुष्ट? अभी तो कार्रवाई चल ही रही है, लेकिन इससे संतुष्टि अभी नहीं है। इसलिए संतुष्टि नहीं है क्योंकि जो वहाँ पर मुख्य हैं उनके ऊपर कभी अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुख्य मतलब कौन? चंपत राय जी, अनिल मिश्रा कौन? नहीं, चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी सब तो ट्रस्टी हैं, लेकिन इसके अलावा सुरक्षा का प्रबंध जो वहाँ देख रहे थे उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी भी जाँच होनी चाहिए। मंदिर सुरक्षा के लिए अलग से सुरक्षा एसपी वहाँ अपॉइंटमेंट है। इसके अलावा वहाँ पर जो वायरलेस सेट संचालन करने वाले बहुत बड़ा ताकतवर था, जो 17 साल से यहाँ पर लगातार रहा, और जब कोई आता था तो उसको देखने के बाद लगता था जब वो एसडीएम है। तो इसलिए वहाँ की जो व्यवस्था है, जो कुछ लोग पकड़े गए हैं,
लेकिन इसके अलावा भी SIT को और अन्य एजेंसियां जिनकी मांग हो रही है, इनके द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हमारे साथ दो और लोग, चंपत राय जी पर लोग सवाल कर रहे हैं। तो चंपत राय जी राम जन्मभूमि आंदोलन के समय से रहे हुए हैं और लगातार मंदिर निर्माण के समय भी रहे हैं। किसी के निष्ठा पर या उनके राम भक्ति पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन उनके नाक के नीचे ऐसा कुछ के नीचे हुआ है तो जिम्मेदार वो। जी बिल्कुल, अगर 10 दिन की SIT रिपोर्ट 15 दिन 20 दिन अभी 1 महीना होने जा रहा है, अभी ये नहीं साबित कर पाई कि कौन कौन चोर और थे, किसका किसका हाथ था। घर का अभिभावक जो होता है, घर में कोई कुछ भी हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है, भले से चोरी में उनका हाथ हो ना हो अलग की बात है। नैतिकता के आधार पर उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वहाँ के सुरक्षा कर्मियों की, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम त्याग के लिए जाने जाते हैं और त्याग के लिए जाने वाले यदि श्री राम के मंदिर में ही चोरी हो जाए तो ये हिंदू धर्म के लिए एक भद्दी गाली है। चित्रा जी, सबसे पहले आपको जय सिया राम। भगवान श्री राम की मंदिर में करोड़ों राम भक्तों ने इंतजार किया कि कब भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। कांग्रेस के लोगों के मन में तो इच्छा ही नहीं था कि मंदिर बने, और आज चढ़ावा में चोरी हो गया तो अब कांग्रेस के लोग आ करके दिखावा कर रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। राम के स्तूप पर सवाल उठाना, राम को कल्पनिक बताना, ऐसे कांग्रेस और राम विरोधी, ये राम मंदिर राम विरोधियों के लिए नहीं है, राम भक्तों के लिए है। और मैं सभी लोगों से कहता हूं कि राम विरोधियों को राम मंदिर में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये राम मंदिर राष्ट्र मंदिर है। इस राष्ट्र मंदिर में जो चोरी हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा है और जांच चल रही है। जो चढ़ावा चोरी किया है वो तो रामद्रोही हुए ना। सुजाता पांडे जी, दूध का दूध और पानी का पानी कैसे होगा सुजाता जी? देखिए, वो तो आपके साथ जो खड़े संत महात्मा, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि योगी आदित्यनाथ पे भरोसा है, और भरोसा तो आपको दूध का दूध पानी पानी ये दिख रहा है कि ऐतिहासिक स्पीड से ये चल रहा है। 13 तारीख को यह मामला सामने आया और आज हम बैठे हैं जहां पे 8 लोग से न्यायिक हिरासत में चले गए। यहाँ पे राजकुमार भाटी जी शायद फेक न्यूज फैलाने के लिए जाने जाते हैं, और ब्राह्मणों के प्रति जो उनकी नफरत की भावना है वो तो हम देख ही चुके हैं। खैर, तो उनको बता दीजिए कि जो 8 लोग हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बाकी लोग नैतिक जिम्मेदारी लेके इस्तीफा दे चुके हैं। 80 लोग जो है सर्वेलेंस पे लगाए गए हैं। 150 लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और 80 लाख रुपया गोबर के नीचे से रिकवर किया गया है। और साथ ही साथ ये जो एक बात है जो जाननी चाहिए, सबको जाननी चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ चोरी का मामला दर्ज नहीं किया गया चित्रा जी, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी दर्ज किया गया है। तो ताकि कि सिर्फ मंडी ट्रस्ट तक ये बात सीमित ना रहे। जो लोग बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और SBI के जो एम्प्लॉय थे, जो सिंडिकेट सबका चल, जो जिसकी सिंडिकेट की बात अभी हो रही थी ना कि वो बाहर का प्रशासन है, बाहर का कर्मचारी है, तो वो पूरा सिंडिकेट पे अब कब्जा जमेगा। आप देखिएगा कि बैंक का ऑडिटर हो, ऑफिसर हो, मंदिर का ट्रस्ट हो, अध्यक्ष हो, समिति हो, कोषाध्यक्ष हो, सभी नपेंगे। और शायद इसीलिए कारण भी सबको अयोध्या छोड़ने का भी अल्टीमेटम दिया गया है, और ये पहली बार ऐसा हो रहा है। सवाल मौजूदा वक्त में बना हुआ है। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर सरयू का ये किनारा है और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस सरयू नदी में बहुत पानी बह चुका है। राम मंदिर के निर्माण के लिए भी इस सरयू नदी का अपना एक अलग संघर्ष रहा। इस सरयू नदी में न जाने कितने राम भक्तों ने अपनी जान गंवाई, कुर्बानी दी कि एक दिन भव्य राम मंदिर बनकर तैयार होगा। भव्य राम मंदिर बन चुका है, लेकिन रामद्रोहियों की ओर से ये जो भ्रष्टाचार किया गया है, अब उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और जितने भी राम के भक्त हैं वो यही कह रहे हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। इन्हीं तस्वीरों के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हर एक खबर, जानकारी लगातार ABP न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।